ओके, तो इस ऑडियो वीडियो पे हम बात करेंगे कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ इशू क्या है। देखो आज के टाइम पे ना हर्ष, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव नहीं किया गया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ये 5 देशों का एक क्लब बन के रह जाएगा। ठीक है, जिसमें ये 5 देश खुद में ही जो है नाच गाना करेंगे। ठीक है, किसी और को इन्वॉल्व होने देंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो नाम है ना वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बस नाम का रह जाएगा, इसका कुछ काम होगा नहीं। ठीक है, वॉर होते रहेंगे, क्राइसिस होती रहेगी, यूएनएससी चुपचाप बैठ के देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यूएनएससी के रेलेवेंस, पहले ये समझो कि यूएनएससी का रेलेवेंस तभी होगा जब यूएनएससी में बदलाव होंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, तो आज के टाइम पे यूएनएससी के साथ इश्यूज़ क्या है। देखो पहला इशू जो है ना, जो पहला इशू है वो है यूएनएससी में 5 देशों का डोमिनेंस होना। ठीक है, 5 देशों का जो डोमिनेंस है ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, अब देखो ये 5 देश जो यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये जो 5 देश यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका जो डोमिनेंस है ये वर्ल्ड वार 2 के बाद वाले सिचुएशन को दिखाता है। ठीक है, जिसको और अच्छे टर्म में अगर तुमको बोलना है तो तुम बोलोगे कि पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के रियलिटीज़ को दिखाता है। ठीक है, ये 1945 के बाद का रियलिटी को दिखाता है, आज के रियलिटी को नहीं दिखाता। ठीक है भाई, ये तुमको बोलना है, समझ में आ रहा है? मतलब ये 21st सेंचुरी के रियलिटी को नहीं दिखाता। ठीक है, 21st सेंचुरी का मतलब कि 2000 साल जो है, 2000 से लेके ये वाला इस टाइम फ्रेम के रियलिटी को नहीं दिखाता। बोलोगे क्यों नहीं दिखाता भैया? देखो जब वर्ल्ड वार 2 जीता गया तो ये जो 5 देश तुम देख रहे हो ना, ये बेसिकली वर्ल्ड वार 2 के विजेता हैं। ठीक है, विक्टर्स हैं, विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वार 2। और इन्होंने यूएन चार्टर को कुछ इस तरीके से बनाया जो इन्हीं के इंटरेस्ट को सूट करता हो। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या ग्लोबल ऑर्डर पावर वैसा ही है जैसे 1945 में था? आज के टाइम पे यूके, अगर हम यूके की बात करें, यूके की आबादी महज 6.5-7 करोड़ है। ठीक है, इतना तो भारत में दिल्ली की इससे ज़्यादा आबादी है। ठीक है, तो यूके की पॉपुलेशन भारत से कम है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूके की अगर इकोनॉमी को तुम देख लो तो वो भी भारत से नीचे है, 6ठे स्थान पे आता है। भारत 5वें पे आता है, यूके 6ठे पे आता है। इनफैक्ट अगर तुम टॉप 5 को देखो तो पहले यूएस है, फिर चाइना है, ठीक है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, फिर इंडिया है और फिर यूके है। तो जर्मनी, जापान, तो देखो अब तुम देखो इस ऑर्डर में ना तुमको रशिया भारत के ऊपर दिख रहा है ना, और ना ही यूके भारत के ऊपर दिख रहा है। भारत के ऊपर है जर्मनी, जापान, लेकिन जर्मनी जापान क्या परमानेंट मेंबर है? नहीं। तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है कुछ परमानेंट देशों से आगे हैं, लेकिन तो भारत को होना चाहिए था, लेकिन 5 देश बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो 1945 में जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन आज नहीं है। आज जो है बहुत सारे नए नए पावर्स उभरे हैं। ठीक है, उसमें से एक भारत भी है, जर्मनी भी है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो पहला तुम बोलोगे, पहला जो इशू है यूएनएससी में, सिंपल ख़त्म करना है तो पहला जो इशू है वो है P5 नेशन का डोमिनेंस। क्योंकि P5 नेशन का डोमिनेंस जो है वो वर्ल्ड वार 2 के बाद की रियलिटी को दिखाता है। मतलब पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ओके, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के रियलिटीज़ को दिखाता है, करंट ग्लोबल ऑर्डर को नहीं दिखाता, जो आज के टाइम पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नहीं दिखाता, आज के जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को नहीं दिखाता, आज के इकोनॉमिक रियलिटीज़ को नहीं दिखाता। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? मैंने एग्जांपल दिया तुमको। ठीक है, कि भारत और यूके में अगर तुम कंपैरिजन कर लो तो भारत यूके से कई चीज़ों में बहुत आगे है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, वो मिलिट्री में भारत यूके से आगे है। ठीक है, अगर तुम पावर इंडेक्स देखोगे गूगल करके तो पता चलेगा कि भारत के नीचे यूके है। तो जब भारत इतना आगे है तो भारत को परमानेंट होना चाहिए था, लेकिन भारत नहीं है। जर्मनी को होना चाहिए था, नहीं है। जापान को होना चाहिए था, नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, 54 देश है अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएनएससी में। ठीक है, तो पहला तो तुम बोलोगे P5 का जो डोमिनेंस है। ठीक है, P5 का डोमिनेंस, तुमसे कोई पूछे क्यों भाई, तो बोलोगे तुम कि P5 का जो डोमिनेंस है वो आज की रियलिटी को नहीं दिखाता। क्योंकि आज जो है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल चुका है, कई सारे नए नए देश जो है बहुत पावरफुल हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है?
कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है अगर तुम कंपैरिजन करो P5 नेशन से, तो ठीक है। तो इस तरीके से तुम आर्ग्यू कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि डेवलपिंग नेशन के इंटरेस्ट को पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ठीक है। तुम सोचो ना भाई, दुनिया में कितने देश हैं, ठीक है। अफ्रीका में अकेले 54 देश है, सिर्फ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। अफ्रीका में अकेले 54 देश है और यूएनएससी में कितने सीट्स हैं टोटल? 15 में 5 तो फिक्स्ड है, बचे 10। तो तुम सोचो कि 10 मतलब ये हो गया कि कई ऐसे देश हैं जो कभी यूएनएससी में जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं, इवन नॉन परमानेंट के तौर पे। भाई 10 नॉन परमानेंट है मतलब कि 10 कंट्रीज इलेक्ट होंगे, 10 कंट्रीज बैठेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कभी यूएनएससी का मूवी नहीं देखे, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो यूएनएससी जो कि दुनिया का अपने आप को मुखिया कहता है, सिक्योरिटी काउंसिल कहता है, वो उसमें डेवलपिंग नेशन के इंटरेस्ट को देखा ही नहीं गया। वो देश ही नहीं मौजूद है तो वो अपनी बात रखेगा कैसे वहाँ पे? उनके इंटरेस्ट को देखा कैसे जाएगा, सुना कैसे जाएगा? तो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो गया है, इसको इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, एक्सक्लूसिव नहीं। तीसरा वीटो पावर का इस्तेमाल कर, मिसयूज ऑफ वीटो पावर। तीसरा बताओगे, देखो 3 बड़े, मैं तुमको बता रहा हूँ 3 बड़ा इशू, ठीक है। वीटो पावर का मिसयूज, कई देश क्या करते हैं, वीटो कर देते हैं। वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो जो शब्द है ना हर्ष, ये लैटिन लैंग्वेज से निकला है। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ, मैं अनुमति नहीं देता हूँ, मतलब एक तरीके से नो कह देता है। तो जब लगता है किसी देश को कि उसका इंटरेस्ट खतरे में है या उसको इम्पैक्ट होगा, वो वीटो कर देता है। ऐसी स्थिति में ग्लोबल जो चैलेंजेस है, जो ग्लोबल इश्यूज है, जो अर्जेंट चैलेंजेस है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और ऐसा होने पे हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो वेरी पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वही अचीव नहीं हो रहा है, वही डिफीट हो रहा है ना। रशिया यूक्रेन वॉर, क्या युद्ध रोक पाया यूएनएससी? नहीं। क्यों? रशिया खुद परमानेंट मेंबर पे बैठा हुआ है। तो रशिया के अगेंस्ट कोई भी रिजोल्यूशन आएगा, मान लो 14 देश, 15 देश है ना, 14 देशों ने रशिया के अगेंस्ट बोला, रशिया खुद अकेले उसको वीटो कर देगा। समझ रहे हो? मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू है, क्या रोक पाएगा? इजराइल के अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन आएगा, इजराइल को कहेगा वॉर रोको, यूएसए उसको वीटो कर देगा। तो वीटो पावर का जो मिसयूज हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है कि जो अर्जेंट चैलेंजेस है, जो वॉर क्राइम्स है, वो यूएनएससी रोकने में बिल्कुल असक्षम है। और इसीलिए कहा जाता है कि यूएनएससी का आज के टाइम में कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई भी रेलेवेंस नहीं है, बस नाम का यूएनएससी रह गया है। अगर यूएनएससी के रेलेवेंस को बढ़ाना है तो यूएनएससी में बदलाव करना होगा। कैसे बदलाव करना होगा? नॉन परमानेंट जो सीट्स हैं उनका एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। भारत, जर्मनी, जापान जैसे देशों को परमानेंट मेंबरशिप की ज़रूरत है, उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। जो वीटो पावर है इसमें लिमिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि एक देश 2 बार से ज़्यादा वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। या ऐसे सिचुएशंस में जो है कुछ बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, उसमें वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वीटो पावर को भी जो है उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन, उसको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। नहीं तो मान लो रशिया ने युद्ध छेड़ दिया, तो क्या कोई रशिया को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से तो नहीं रोका जा सकता। हाँ, उसमें अब तुम इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाओ और अलग तरीके की, वो अलग चीज़ है, लेकिन यूएनएससी के माध्यम से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि रशिया जो है अपने अगेंस्ट कोई भी रिजोल्यूशन आएगा उसको वीटो कर देगा। समझ में आ रहा है? जब भी इंडिया पाकिस्तान का इश्यू होता है, बात यूएनएससी में उठती है, चाइना पाकिस्तान के फेवर में चला जाता है, वीटो कर देता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बात है, ठीक है। तो 3 बड़े इश्यूज़ क्या है भाई? P5 का डोमिनेंस, क्यों? क्योंकि वो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के रियलिटी को दिखाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को नहीं दिखाता, करंट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक रियलिटीज़ को नहीं दिखाता, पहला। दूसरा, डेवलपिंग नेशंस का पर्याप्त मात्रा में, मतलब एडिक्वेटली, पर्याप्त को इंग्लिश में एडिक्वेट कहेंगे, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में जो है रिप्रेजेंटेशन ना मिलना
और तीसरा मिस यूज़ ऑफ वीटो पावर। इसका एग्जांपल तुम दे सकते हो रशिया सीरियन सिविल वॉर, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं, बस याद रखो सीरियन सिविल वॉर में रशिया जो है वो वीटो कर देता है, इसलिए आज तक सीरियन सिविल वॉर रुका ही नहीं, वहाँ पे आज भी सिविल वॉर है। वहाँ पे एक तरफ सीरिया की गवर्नमेंट और एक तरफ आईसिस है, ठीक है, तो दोनों में वॉर चल रहा है। वॉर से होता क्या है, वॉर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, लोग मारे जाते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, वहाँ का आर्थिक उन्नति नहीं हो सकता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, कई तरीके के इश्यूज होते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है। तो क्या सीरियन सिविल वॉर को यूएनएससी रोक सका? नहीं रोक सका। तो जब नहीं रोक सका तो तुम खुद को क्यों सिक्योरिटी काउंसिल कहते हो? ठीक है, रोहिंग्या क्राइसिस, भाई म्यांमार में जो सरकार है, म्यांमार में एक तो मिलिट्री को हो जाता है, वहाँ पे मिलिट्री शासन करने लगती है, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को मार के भगाया जाता है, वो रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश की तरफ भागते हैं म्यांमार से, ठीक है। और अगर तुम मैप में देखोगे तो म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, देखो देखो यहाँ पे ये म्यांमार है और यहाँ पे अपना बांग्लादेश है, ये वाला बांग्लादेश है, ठीक है। तो म्यांमार से बांग्लादेश की तरफ भागते हैं, बांग्लादेश से फिर भारत की तरफ आते हैं, और भारत वाले उसको ममता दीदी बोलती है आ जाओ, तुम तो हमारी लोग हो, आके बैठ जाओ। तो रोहिंग्या क्राइसिस में क्या करता है, रशिया और चाइना दोनों मिलकर म्यांमार के सरकार के फेवर में वोट करता है, ये कहेंगे कि ये जो है उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का इशू आता है तो वो एक्सटर्नल मामला हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी बात, और एक इशू बोल सकते हो कि इशू क्या है, मतलब इसको तुम अवॉइड भी कर सकते हो, इसको ऑलरेडी हमने बोल दिया है कि जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनका यूएनएससी में रिप्रेजेंटेशन होना एज ए परमानेंट मेंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज के टाइम पे उभरते पावर्स है, ठीक है, यंगस्टर्स है। तुम ऐसा समझो ना कि एक क्लब है जिसको मान लो 4 लोगों ने बनाया था, 5 लोगों ने बनाया, और वो 5 लोगों ने जब बनाया तो वो उस वक्त 30 साल के थे, वक्त बदलता गया, बढ़ते गए, और सभी अभी जो वो 5 लोग हैं उनका एज 90 साल हो गया है, लेकिन फिर भी वो सीट छोड़ना नहीं चाह रहे, भाई यंगस्टर्स को भी मौका दो। तो ये सभी जो है इमर्जिंग पावर्स है, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूएनएससी में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। चलो, तो हमने इश्यूज़ पढ़ लिए, अब हम आते हैं यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में। अब यूएन क्या करता है, जब यूएन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जब रिजोल्यूशन से बात नहीं बनती है, ठीक है, तो यूएन क्या करता है, कई देशों की मिलिट्री जो है वो यूएन में पार्टिसिपेट करती है, मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, सिविल सोसाइटी भी होती है, ठीक है। तो यूएन क्या करता है, उनको भेज देता है। जैसे मैंने तुमको बताया ना कि हैती एक देश है, ठीक है, हैती में एक वायलेंस बढ़ रहा है। हैती जो है ये कैरेबियन कंट्रीज है, इसको मैप में मैं तुमको हैती के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हैती में एक गैंग चल रहा है, G9 फैमिली, वो बहुत वायलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए एक मिशन बनाया गया, MSM, मल्टी नेशनल सिक्योरिटी मिशन, जिसको लीड करेगा केनिया, ठीक है। और हैती में बढ़ रहे वायलेंस को रोकेगा, ये बहुत रिसेंट है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो यूएन क्या करता है, अपने यूएन की खुद की कोई मिलिट्री नहीं है, सारे देशों का मिलिट्री कंट्रीब्यूशन होता है, भारत का भी होता है। मैंने बताया भारत ने 49 पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है, और 2,60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स भारत ने डिप्लॉय किए हैं, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मौतें या शहीदी जिसको कह लो वो भारत से हुई है। लगभग आज के टाइम पे 179 मिलिट्री पुलिस पर्सनल मिला जुला करके मारे गए हैं, अपने युद्ध के लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ते हुए नहीं, दूसरों के देश में जा कर के वहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मल करने के प्रोसेस में मारे गए, ठीक है। तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन क्या है, ये एक टूल है जिसके जरिए यूनाइटेड नेशन जो है वो देश में नॉर्मलसी लेकर के आते हैं, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट को रोकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मिलिट्री को भी डिप्लॉय किया जाता है, पुलिस को भी डिप्लॉय किया जाता है, सिविल पर्सनल को भी डिप्लॉय किया जाता है, मतलब NGOs वगैरह के जो लोग होते हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाता है। और ये लोग जब कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में जाते हैं, ठीक है, वॉर जहाँ पे चल रही है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस रीजन में जाते हैं, तो ब्लू हेलमेट पहन के जाते हैं,
इसलिए इनको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ब्लू हेलमेट किसको रेफर करता है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, पहली बार यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन को कब बैठाया गया, मतलब कब लगाया गया? वो है 29 मई 1948। इस वक्त फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ था। थोड़ा सा याद करोगे, इसराइल पैलेस्टीन रिवाइज दिमाग में लाओ तो पता चलेगा। पहली 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर करा था। उसके बाद जो है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हो गया था। उस वक्त इस वॉर को रोकने के लिए 29 मई 1948 को पहली यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन लगाई गई। ठीक है, और जो ग्रुप बनाया गया उस वक्त, उस ग्रुप का नाम था UNTSO, मतलब यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट अरब इजरायली वॉर तुमको पता होना चाहिए। जो इसराइल के जो पड़ोसी देश है इन और इराक, पड़ोसी देश कौन से हैं भाई? तो हमने देखा था कि साउथ में इजिप्ट है, ईस्ट में जॉर्डन है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है और एकदम ऊपर लेबनन है और इधर तो मेडिटेरेनियन सी है। तो ये जो है 4 देश मिलकर के प्लस इराक इसमें इन्वॉल्व था और इन पांचों को बहुत खतरनाक इसराइल ने हराया फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में। और जितना टेरिटरी 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को दिया था उससे ज़्यादा वो कंट्रोल करने लगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि इंडिया जो है अभी तक मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ जो है इंडिया को मिला है, 179 सोल्जर्स मारे गए हैं, 49 पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, 2,60,000 ट्रूप्स जो है अब तक भेज चुका है। ठीक है, 2007 में भारत पहला ऐसा देश बना जिसने कि महिला कंटिंजेंट मतलब महिला ग्रुप, आर्मी ग्रुप को डिप्लॉय किया 2007 में। ठीक है, याद रखना। ब्लू हेलमेट जो है वो यूएन के, अभी तो मैंने तुमको बता दिया ब्लू हेलमेट। थोड़ा करंट अफेयर्स में आते हैं। अभी इंडियन आर्मी ने न्यू दिल्ली में सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफिस, मतलब पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए एक ऑफिस बना रखा है, हेडक्वार्टर बना रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इंडियन आर्मी ने भारत में 75वां पीस कीपिंग डे को सेलिब्रेट किया। कब? 29 मई को। क्यों? क्योंकि 29 मई 1948 को पहली बार पीस कीपिंग ऑपरेशंस एम्प्लॉय किया गया था, कहीं पे डिप्लॉय किया गया था। समझ याद रखे हुए। ठीक है, फिर हमने तुमको बताया यूएनएससी ने रिसेंटली मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन को अप्रूव किया, जिसको कौन लीड करेगा? केनिया। किसके अगेंस्ट? हैती में बढ़ रहे वायलेंस के अगेंस्ट। हैती एक देश है, हैती उस देश में एक गैंगस्टर बहुत एक्टिव है, G9N फैमिली, इसको रोकना है इसलिए। तो याद रखना MSM को लीड कौन कर रहा है? केनिया। और किसके अगेंस्ट? हैती में बढ़ रहे वायलेंस। हैती में क्या चल रहा है? G9N फैमिली का गैंग का तांडव चल रहा है। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि एक चर्चा मिलता है कि क्या भारत को कभी